लेट्स माइक आज का अखबार। नमस्कार, लेट्स माइक में आपका स्वागत है। आज का अखबार के साथ मैं राखी जैन। अल जजीरा में प्रकाशित लेख, मार्को रूबियो का भारत दौरा, ट्रंप मोदी रिश्तों में तनाव के बीच क्या दांव पर है। इसमें ये समझाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका और भारत के रिश्तों में हाल के तनाव के बीच ये दौरा क्यों अहम हो गया है। लेख बताता है कि मार्को रूबियो का ये भारत दौरा ऐसे समय हो रहा है जब डोनाल्ड ट्रंप और नरेंद्र मोदी के बीच रिश्तों में पहली जैसी गर्मजोशी नहीं दिख रही। इस यात्रा में ऊर्जा सुरक्षा, व्यापार और रक्षा जैसे अहम मुद्दों पर बातचीत होगी। लेकिन असल मकसद सिर्फ सहयोग बढ़ाना नहीं, बल्कि बिगड़ते रिश्तों को संभालना भी है। लेख के मुताबिक इस दौरे का एक बड़ा संदर्भ क्वाड की बैठक है, जिसमें अमेरिका, भारत, जापान और ऑस्ट्रेलिया शामिल हैं। ये समूह चीन के बढ़ते प्रभाव के जवाब में बना था। इसलिए अमेरिका के लिए भारत के साथ मजबूत रिश्ते बनाए रखना रणनीतिक रूप से बहुत जरूरी है। लेकिन समस्या ये है कि दोनों देशों के बीच कुछ बड़े मतभेद हैं। सबसे बड़ा मुद्दा है रूस से तेल खरीदना। अमेरिका चाहता है कि भारत रूसी तेल पर निर्भरता कम करे, जबकि भारत अपने हितों के हिसाब से सस्ता तेल खरीदता रहा है। इसके अलावा ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ और व्यापारिक दबाव ने भी रिश्तों में खटास पैदा की है। लेख ये भी बताता है कि पाकिस्तान के साथ अमेरिका के बढ़ते संबंध भारत के लिए चिंता का विषय हैं। हाल ही में भारत पाकिस्तान तनाव और उसमें अमेरिका की भूमिका को लेकर भी दोनों देशों के बीच असहजता बनी हुई है। ऐसे में वॉशिंगटन के एक तरफ भारत को अपने करीब रखना चाहता है, तो दूसरी तरफ क्षेत्रीय संतुलन भी साधना चाहता है। दिलचस्प बात यह है कि हाल के कुछ फैसले, जैसे भारतीय कारोबारी के खिलाफ केस हटाना या रूसी तेल पर छूट बढ़ाना, अमेरिका की तरफ से रिश्ते सुधारने की कोशिश के तौर पर देखे जा रहे हैं। यानी संकेत साफ है कि अमेरिका भारत को नाराज नहीं करना चाहता। अंत में लेख का सार ये है कि ये दौरा सिर्फ एक औपचारिक कूटनीतिक यात्रा नहीं, बल्कि रिपेयर मिशन है। अमेरिका ये समझता है कि इंडो पैसिफिक रणनीति में भारत की भूमिका बेहद अहम है, और अगर रिश्तों में दरार बढ़ती है तो इसका सीधा फायदा चीन को मिलेगा। इसलिए आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या ये दौरा दोनों देशों के बीच भरोसे को फिर से मजबूत कर पाता है या नहीं। द न्यूयॉर्क टाइम्स में प्रकाशित लेख, अमीरों पर टैक्स लगाने का सबसे आसान तरीका ही सबसे बेहतर तरीका है। इसके जरिए एक सीधी लेकिन अहम बात कही गई है कि अमीरों पर टैक्स बढ़ाने के लिए जटिल और नए प्रयोग करने की बजाय मौजूदा टैक्स दरों को बढ़ाना ही सबसे असरदार रास्ता है। लेख समझाता है कि आज अमेरिका में दौलत तेजी से कुछ लोगों के हाथों में सिमटती जा रही है, और सरकारी कर्ज भी बढ़ रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि अमीरों से ज्यादा टैक्स कैसे लिया जाए। कई विशेषज्ञ इसके लिए नए नए आइडिया देते हैं, जैसे वेल्थ टैक्स, बिना बेची गई संपत्ति पर टैक्स, या अमीरों के कर्ज लेने पर टैक्स। लेकिन लेख का कहना है कि ये सभी सुझाव सुनने में अच्छे लगते हैं, पर इन पर कानूनी अड़चनें हैं, लागू करना मुश्किल है, और इनसे उम्मीद के मुताबिक पैसा भी नहीं आ सकता। लेख का असली तर्क ये है कि अमीर लोग ज्यादातर अपनी आय उसी पारंपरिक तरीके से कमाते हैं, जैसे सैलरी, बिजनेस मुनाफा, ब्याज या शेयर बेचने से कमाई, जो पहले से टैक्स के दायरे में आता है। यानी सिस्टम पूरी तरह फेल नहीं है, बल्कि उसमें पहले से ही काफी हिस्सा कवर हो रहा है। इसलिए अगर सरकार वाकई ज्यादा राजस्व चाहती है, तो उसे बस यही करना चाहिए कि ऊंची आय पर लगने वाले टैक्स रेट को बढ़ा दे। जैसे पहले 39.6% था, उसे फिर से लागू कर दे, और पूंजीगत लाभ पर भी दरें बढ़ाए। लेख ये भी बताता है कि कुछ लोकप्रिय बहसें, जैसे अमीर लोग टैक्स से बचने के लिए बाय बोरो डाई जैसी रणनीति अपनाते हैं, असल में उतनी व्यापक नहीं है जितना बताया जाता है। आंकड़े बताते हैं कि अमीर लोग उतना कर्ज लेकर टैक्स नहीं बचा रहे जितना आम धारणा है। इसलिए उस पर टैक्स लगाने से बहुत ज्यादा फायदा नहीं होगा। अंत में लेख साफ कहता है कि असली चुनौती आर्थिक नहीं, बल्कि राजनीतिक है। टैक्स दर बढ़ाना आसान समाधान है, लेकिन इसे लागू करना मुश्किल इसलिए है क्योंकि इसके लिए राजनीतिक इच्छा शक्ति चाहिए। फिर भी अगर सरकार गंभीर है, तो सिंपल और पुराना तरीका, यानी टैक्स रेट बढ़ाना ही सबसे ज्यादा असरदार साबित होगा। द गार्जियन में प्रकाशित संपादकीय, ब्रिटेन के आने वाले ऊर्जा झटके पर छोटे छोटे उपाय काफी नहीं होंगे, इसमें एक बड़ी चेतावनी दी गई है।
कि सरकार जो राहत के छोटे कदम उठा रही है, वो आने वाले बड़े ऊर्जा संकट से निपटने के लिए बिल्कुल नाकाफी हैं। लेख समझाता है कि हाल ही में वित्त मंत्री रेचल रिव्स ने कुछ राहत देने वाले फैसले लिए, जैसे टैक्स में थोड़ी कटौती, बच्चों के लिए मुफ्त बस सेवा वगैरह। ये कदम लोगों को थोड़ी राहत तो देंगे, लेकिन असली समस्या यानी ऊर्जा के दाम बढ़ने और विदेशों पर निर्भरता को नहीं सुलझाते। खासकर ईरान संकट और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के बंद होने जैसे हालात से तेल गैस महंगी हो रही है, जिसका सीधा असर ब्रिटेन के घरों के बिजली बिल पर पड़ेगा। संपादकीय का कहना है कि ब्रिटेन की सबसे बड़ी कमजोरी ये है कि वो अपनी ऊर्जा जरूरतों के लिए काफी हद तक दूसरे देशों पर निर्भर है। पिछले कई दशकों में देश ने घरेलू ऊर्जा ढांचा मजबूत करने की बजाय वित्तीय सेक्टर पर ज्यादा भरोसा किया। नतीजा ये है, जैसे ही वैश्विक संकट आता है, ब्रिटेन के लोगों की जेब पर सीधा असर पड़ता है। लेख आगे कहता है कि ग्रीन एनर्जी की ओर बढ़ना ही असली समाधान है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है, रातों रात नहीं हो सकता। इसलिए सरकार को दो काम एक साथ करने होंगे। एक तरफ लोगों को महंगे बिल से बचाने के लिए मजबूत सरकारी हस्तक्षेप और दूसरी तरफ तेजी से नवीकरणीय ऊर्जा की ओर बदलाव। सिर्फ छोटे छोटे मिनी उपाय करके इस संकट को नहीं टाला जा सकता। अंत में संपादकीय साफ कहता है कि बाजारों को असली डर आर्थिक नीतियों से नहीं, बल्कि राजनीतिक कमजोरी और अस्थिरता से होता है। इसलिए सरकार को स्पष्ट, ठोस और लंबी सोच वाली रणनीति अपनानी होगी, ताकि लोगों को राहत भी मिले और भविष्य के लिए मजबूत आत्मनिर्भर ऊर्जा व्यवस्था भी तैयार हो सके। डॉन में प्रकाशित संपादकीय और अधिक स्थिरीकरण में पाकिस्तान की आर्थिक नीति पर एक तीखी लेकिन साफ आलोचना की गई है कि सरकार आईएमएफ के दबाव में सिर्फ संख्या ठीक करने पर ध्यान दे रही है, जबकि असली जरूरत अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने की है। लेख बताता है कि पाकिस्तानी सरकार और इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के बीच बातचीत के बाद जो बजट की रूपरेखा सामने आई है, उसमें कोई बड़ा बदलाव नहीं दिखता। वही पुरानी रणनीति जारी है, खर्च घटाना, टैक्स बढ़ाना और सख्त मौद्रिक नीति अपनाना। यानी सरकार का पूरा फोकस घाटा कम करने और आंकड़े सुधारने पर है, जबकि विकास, निवेश और रोजगार जैसे मुद्दे पीछे छूटते जा रहे हैं। संपादकीय समझाता है कि इस नीति का सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। टैक्स बढ़ेंगे, सब्सिडी घटेगी और पेट्रोल जैसे जरूरी सामान महंगे होंगे। इससे घरेलू मांग घटेगी, उद्योगों की रफ्तार धीमी पड़ेगी और अर्थव्यवस्था में नई जान नहीं आ पाएगी। यानी स्थिरता तो आएगी, लेकिन विकास की कीमत पर। लेख ये भी कहता है कि आज पाकिस्तान की असली समस्या सिर्फ बजट घाटा नहीं, बल्कि उसकी कमजोर आर्थिक संरचना है, जैसे कम उत्पादकता, सीमित निर्यात, महंगा कारोबारी माहौल और खराब प्रशासन। लेकिन इन बुनियादी समस्याओं को ठीक करने की बजाय सरकार बार बार वही स्टेबलाइजेशन का रास्ता चुन रही है, जिससे अस्थायी राहत तो मिलती है, लेकिन लंबे समय में कोई ठोस सुधार नहीं होता। अंत में संपादकीय एक चेतावनी देता है, अगर इसी तरह चलता रहा तो ये दौर भी एक खोया हुआ मौका बन जाएगा। जब मौजूदा आईएमएफ कार्यक्रम खत्म होगा, तब शायद फिर वही हालात सामने होंगे, कर्ज, कमजोर अर्थव्यवस्था और फिर एक नया बेल आउट। यानी लेख का सीधा संदेश है कि सिर्फ संतुलन बनाने से काम नहीं चलेगा, असली सुधार और विकास पर ध्यान देना जरूरी है। आज का अखबार में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए लेट्स माइक के साथ। नमस्कार। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। आप सुन रहे